Good morning, my dear students. This is your Hindi grammar class, and in this video, I'll try to make you understand chapter 2 of your Hindi grammar book. That's name is Varna Vichar. What we call Varna Vichar in English, I told you in last video, phonology. तो इस चैप्टर में अब तक हम सीख चुके हैं नंबर 1 वर्ण क्या होते हैं, ठीक है, अक्षर क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है, और साथ में हम वर्णमाला को कैसे लिखते हैं। तो 4 चीज़ें हम इस चैप्टर में अब तक पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वर्णों के प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ लेटर, कितने टाइप्स के वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है स्वर। स्वरों का उच्चारण मतलब प्रोनंसिएशन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है और हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये 2 तरह से लिखे जाते हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें कि जो स्वर होते हैं उनको अगर हम बोलें अपने मुंह से तो बिल्कुल उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी हवा की, क्योंकि जो भी साउंड हम क्रिएट करते हैं वो हवा के ज़रिए ही क्रिएट करते हैं। तो स्वर जो हैं उन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं और जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनको बोलते समय कोई भी बाधा या कोई भी रुकावट नहीं आती है। दूसरी बात, स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं और स्वरों को हम 2 तरह से लिख सकते हैं। पहला मात्रा के रूप में और दूसरा अक्षर के रूप में। तो पहला है स्वर को उसके मूल रूप में लिख सकते हैं, जो उसका ओरिजिनल रूप है, अपने मूल रूप में। जैसे अ स्वर है तो हमने आ लिखा, आ ये भी एक स्वर है, ई स्वर है, ई स्वर है। तो ये है स्वरों का मूल रूप। दूसरा इसको लिखने का क्या तरीका है? व्यंजनों की मात्रा के रूप में। कैसे? हमने देखा था कल कि व्यंजन जो हैं वो हलंत के साथ लिखे होते हैं और वो इनकम्प्लीट होते हैं। उन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें उसमें कोई स्वर लगाना होता है। तो ये क में हमने आ को जोड़ा तो ये बन गया का। तो यहाँ पर जो स्वर है वो अपने मूल रूप में है और क के साथ जो स्वर है यहाँ पर ये क्या है? ये मात्रा के रूप में है। सिमिलरली क प्लस ई बन गया की। तो ये जो स्वर है ये मूल रूप में है और क के साथ जो स्वर है ये मात्रा के रूप में है। तो इस तरह से हम स्वरों को 2 तरह से लिख सकते हैं, अपने मूल रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि स्वर क्या होते हैं। नंबर 1, हम स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं। नंबर 2, स्वरों को मुख से बोलते समय हवा में कोई रुकावट नहीं आती है। नंबर 3, स्वरों की संख्या 11 होती है। और नंबर 4, हम स्वरों को 2 तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे है स्वर के भेद। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जब हम स्वर को उच्चारित करते हैं तो उसका उच्चारण 2 तरह से होता है। कैसे? एक का नाम है ह्रस्व स्वर और दूसरे का नाम है दीर्घ स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में कम समय लगता है, हम जल्दी बोल देते हैं। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? इनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। तो पहला है आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा है आपका दीर्घ स्वर। जैसे हमने बोला अ, जल्दी बोल दिया। अब हमने बोला आ, देर से बोला ना, तो जो अ है वो ह्रस्व स्वर है और जो आ है वो दीर्घ स्वर है। अब चलते हैं ई। अब उसी की तुलना में हमने बोला ई, ज्यादा समय लगाया, तो ये ई ह्रस्व स्वर है और ई दीर्घ स्वर है। उ ह्रस्व स्वर है और ऊ दीर्घ स्वर है। री ह्रस्व स्वर है और ए दीर्घ स्वर है। ए दीर्घ स्वर है। ओ दीर्घ स्वर है। ओ दीर्घ स्वर है।
तो हिरस्य स्वर कितने होते हैं? अ, इ, उ, रि 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं और जो 4 हैं वो हिरस्य स्वर हैं, और दोनों को कंबाइन करें, ऐड करें तो बन जाते हैं 11। आगे चलते हैं। अनुस्वार। अब ये अनुस्वार स्वर नहीं है, स्वर के बाद के वर्ण हैं। इस वर्ण का उच्चारण नाक से होता है। जो अनुस्वार होता है मतलब आपकी बिंदी, ठीक है, इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। जैसे कंगन, कंगन, तो ये जो अंग की साउंड होती है ये नाक के थ्रू निकलती है, ठीक। तो यहां पर ये अनुस्वार है। दंगल, जंगल, तो ये इस तरह के जो शब्द हैं जिसमें हम बिंदी का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है आपका अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है? चंद्र बिंदी आती है। इस वर्ण का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। मतलब जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो नाक से करते हैं तो उसे लंबा खींचते हैं, और जब हम अनुनासिक का उच्चारण करते हैं तो नाक और गले दोनों से खींचते हैं, दोनों से करते हैं तो उसे हम इतना लंबा नहीं खींचते। जैसे चांद, गांव, आंगन, ठीक है। अब इसे हमने कंगन नहीं पढ़ा, इसे हमने क्या पढ़ा? कंगन। तो कंग को हमने लंबा खींचा ना, तो जब हम शब्दों में लंबा खींचते हैं उसको तो वो हो जाता है अनुस्वार। और अगर हम उसे लंबा नहीं खींच रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, जैसे चांद, चांद नहीं बोल रहे ना, क्या बोल रहे हैं? चांद, गांव, आंगन, तो ये क्या है? आपके अनुनासिक। तो चंद्र बिंदु कहलाते हैं अनुनासिक, और जो बिंदी है वो होता है आपका अनुस्वार। अगला है आपका विसर्ग। 2 बिंदी ऊपर नीचे लगती हैं तो इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण वर्ण जो है वो ह की तरह होता है। ह एक व्यंजन है तो ह की तरह ही इसका साउंड निकलता है। जैसे नमु, और ये विसर्ग है तो ये बन गया नमः। प्रातः, नमः मीन्स नमस्कार और प्रातः मीन्स सुबह। तो ये जो है ये आपके विसर्ग हैं। बहुत कम शब्दों में विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिनमें भी किया जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी मात्रा है। ये विसर्ग की मात्रा है, इसको हमने विसर्ग लगाया। तो ये स्वरों में नहीं आते हैं, स्वर केवल 11 ही होते हैं। अनुस्वार अलग है, अनुनासिक अलग है और विसर्ग अलग है। अब आपको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है मात्राएं, स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह। अब हमने अ के लिए, आ के लिए, ई के लिए, ई के लिए क्या किए हैं? कुछ चिन्ह निर्धारित किए हैं। तो जिन चिन्हों को हमने निर्धारित किया है, बनाया है, डिसाइड किया है, वो मात्राएं कहलाते हैं। अ स्वर के अलावा, अ स्वर के अतिरिक्त सभी स्वर व्यंजनों के साथ जुड़कर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। तो जो छोटा आ होता है, अ होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और बाकी सारे स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे नीचे एक टेबल है, वैसे तो बहुत इजी है बट एक बार फिर भी हम पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है क्रम, और फिर आपके सारे 11 स्वर दिए हैं। इसके बाद उनकी मात्राएं दी हैं जो आप पहले से जानते हैं। अब हमने क्या किया? वर्ण लिए और वर्ण के साथ हमने स्वरों को ऐड किया। जैसे क एक वर्ण है, अ को ऐड किया तो ये इसकी कोई मात्रा नहीं है तो बन गया क। बड़े आ को ऐड किया का, म के साथ ई को ऐड किया मी, सा के साथ ई को ऐड किया सी, क के साथ उ को ऐड किया कु, चा के साथ उ लगाया चू, का के साथ री लगाया क्री, ठ के साथ ए लगाया ठे, मा के साथ ए लगाया मैं, ग के साथ ओ लगाया गो, का के साथ ओ लगाया तो बन गया कौ।
अब आगे हमने इसका किया है प्रयोग, मतलब हमने इन सारे वर्णों पर शब्द बनाए हैं। जैसे क से कमल और कर, कर का मतलब क्या होता है? हाथ। का से काला, कागज। मी से मिठाई, मिठास। सी से सीख, सीमा। कु से कुली, कुम्हार। चू से चूना, चूरमा, लड्डू बनते हैं चूरमा के। कृ से कृषि और कृष्ण। ठे से ठेला, ठेस। मैं से मैला, मैच। गो से गोरा, गोदाम। कौ से कौतूहल और कौन। आगे दिया है इसका मूल रूप। मूल रूप का मतलब जो हमने स्वर लिए हैं, स्वरों के साथ हमने शब्द बनाए हैं। जैसे स्वर लिया था अ, तो आ से बना अमरूद, अगरबत्ती। आ से आम, आग। ई से इमली, इत्र, खुशबू आती है। ई से ईख और ईद, आने वाली है। उ से उल्लू, उपदेश, जो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ऊ से ऊन और ऊंट, रेगिस्तान में है। कहाँ पर रहता है ऊंट? रेगिस्तान में ना, जहाज बोलते हैं उसे रेगिस्तान का। अच्छा, री से ऋषि और ऋण। ऋण मतलब अगर हमने किसी से उधार या कर्ज लिया होता है तो उसे ऋण बोलते हैं। ए से एड़ी, एकता, जो हमारे बीच नहीं है लेकिन होनी चाहिए। ऐसे ऐनक, चश्मा, और ऐरावत, हाथी। ओ से ओखली, जिसमें मम्मी सुबह सुबह अदरक कूटती हैं। और ओ से ओणम, त्योहार का नाम है। औरत, औ से, और औ से होती है औकात। ठीक है, तो ये क्या है? ये मूल रूप में प्रयोग किया है हमने सारे स्वरों को, और यहाँ पर हमने क्या किया है? स्वरों की मात्राएं लगाई हैं। ठीक है, तो कितने स्वर होते हैं? 11। स्वरों को जब व्यंजनों के साथ जोड़ दिया जाता है तो उनका रूप बदल जाता है, और वो किस रूप में आ जाते हैं? मात्रा के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे चले। अब स्वरों को पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्वर एंड व्यंजन। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, और स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी संख्या होती है 33, मतलब 33, और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब नीचे हमें देखना है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम व्यंजन को देखते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन। भिन्न मतलब अलग अलग। अगर हम दो अलग अलग प्रकार के व्यंजनों को मिला दें तो उनसे जो नया व्यंजन बनता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका संयुक्त व्यंजन। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? हमने दो या दो से ज़्यादा व्यंजनों को मिलाया, और इस तरह से मिलाया कि उसमें स्वर नहीं है बीच में, तो इस तरह से जो व्यंजन बनेंगे उन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमने लिखा का और उस पर हलंत लगा हुआ है, मतलब का पूरा नहीं है, इसमें कोई स्वर नहीं मिला है। और यहाँ पर है आपका श, तो क और श के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, और इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो हमारा एक नया व्यंजन तैयार हुआ। इसे हमने बोला छ। क्या बोला? छ। तो ये जो छ व्यंजन है ये है आपका संयुक्त व्यंजन। शब्द बनाया हमने इससे भिक्षा और क्षमा। तो छ एक संयुक्त व्यंजन है जो किसको मिलाकर बनता है? आधा का और श को। अब है हमारा आधा ता और र। आधा ता और र के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, और इन दोनों को मिलाकर हमने बनाया त्र। त्र से शब्द है त्रिशूल और त्रिभुज, ट्रायंगल। आगे है आपका आधा जा प्लस किया। आधा जा प्लस किया को मिलाकर आपने बनाया ज्ञा।
तो ये है आपका संयुक्त व्यंजन। ज्ञ से शब्द बना संज्ञा और विज्ञान। इसी तरह से आधा श प्लस र को मिलाकर बनाया श्र, और श्र से शब्द बने श्रमिक और विश्राम मतलब आराम। तो ये चार जो है ना व्यंजन, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसलिए जो 33 व्यंजन लिखे जाते हैं वो कहाँ पर खत्म कर दिए जाते हैं? हा पर। य, र, ल, व, श, श, स और ह। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं छ, त्र, ज्ञ, लेकिन वो छ, त्र, ज्ञ जो है वो क्या है? वो आपके संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, आगे चले। अगले टाइप के जो व्यंजन हैं वो हैं आपके द्वित्व व्यंजन। क्या पढ़ेंगे हम इसे? द्वित्व व्यंजन। दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दो एक जैसे व्यंजन, जो हमने संयुक्त व्यंजन बनाए थे तब हमने दो अलग अलग व्यंजन लिए थे, और अगर हम द्वित्व व्यंजन बनाएंगे तो हम एक जैसे व्यंजन को लेंगे। जैसे आधा च प्लस पूरा च मिलाकर बन गया ये, और इससे शब्द बन गया कच्चा बच्चा। आधा पा और पूरा पा मिलाकर बन गया ये द्वित्व व्यंजन, और शब्द बन गया थप्पड़ चप्पल। आधा दा और पूरा दा मिलाकर बन गया कद्दू गद्दा। आधा जा और पूरा जा मिलाकर बन गया लज्जा सज्जा। आधा का और पूरा का मिलाकर बन गया पक्का धक्का। आधा माँ और पूरा माँ मिलाकर बन गया चम्मच अम्मा। आधा ला और पूरा ला मिलाकर बन गया बिल्ली गिल्ली। गिल्ली और डंडा गेम होता है ना। आधा ता और पूरा ता मिलाकर बन गया कुत्ता। अब देखो ना, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी सब में क्या है? आधा अक्षर बना है, पूरा अक्षर बना है, लेकिन जब ता मिलाते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। हमने बनाया आधा ता और पूरा ता, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसा आपकी बुक में लिखा है कि हमने पूरा ता बनाया और इस पे ऐसे लाइन निकाल दी, तो ये भी आधा ता और पूरा ता ही होता है। तो ये आपका कुत्ता और पत्ता। आधा टा और पूरा टा तो बन गया आपका मिट्टी और पट्टी। आधा ना और पूरा ना बन गया आपका अन्न और प्रसन्न, जो हम सभी को हमेशा रहना चाहिए। तो ये हैं आपके द्वित्व व्यंजन। अगले व्यंजन पर चलते हैं। आगे हैं आपके संयुक्ताक्षर। व्यंजन नहीं है इसमें, क्या है ये? संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर, और संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त अक्षर में और संयुक्त व्यंजन में डिफरेंस है। कैसे? उसमें क्या था? दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से व्यंजन बन रहे थे और वो संयुक्त व्यंजन कहला रहे थे। यहाँ पर दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से अक्षर बन रहे हैं और उन्हें हम संयुक्त अक्षर कहला रहे हैं, व्यंजन नहीं बन रहे हैं। नहीं, ठीक है। वर्णमाला में हम उन्हें लिखते नहीं हैं, जबकि हम संयुक्त व्यंजन को वर्णमाला में लिखते हैं। जैसे आधा च और छ मिलाकर ये बन गया चछ, और ऐसे शब्द बन गया स्वच्छ और अच्छा। आधा पा और या मिलाकर बन गया प्यारा प्यास। आधा ता और या मिलाकर बन गया त्योहार और त्याग। आधा का और या मिलाकर बन गया क्यारी क्योंकि। आधा द और या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिलाकर ये बन गया आपका द्या। अब आप द्या को ऐसे भी लिख सकते हो और द्या को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से राइट है। तो ये जो शब्द है ये क्या हुआ? विद्या, विद्यार्थी। लेकिन कितने सारे लोग इसको गलत पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? विद्या विद्यार्थी। तो ये ध्या नहीं है, ये क्या है? ये द्या है। ये एक संयुक्ताक्षर है, ये व्यंजन नहीं है, संयुक्ताक्षर है। आधा दा और या को मिलाकर बनाया गया है और इस तरह से लिख दिया गया है। तो ये दिखता है आपको ध की तरह, लेकिन ये धा नहीं है, इसलिए हम इसको धा नहीं पढ़ेंगे। प्रॉमिस? ओके। आधा माँ और या मिलाकर बन गया म्या, और आपका शब्द बन गया क्षम्य और ग्राम्य मतलब गांव। तो ये आज आपको व्यंजन और स्वर समझाए गए थे, अब आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
वर्क मैं आज कोई नहीं दे रही हूँ, आप अपनी बुक से चैप्टर को बार बार पढ़िए और डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। नए नए शब्दों को निकालिए, छांटिए किसी में से भी, मैगजीन में से, बुक में से, न्यूज़पेपर में से, और पता कीजिए कि इसमें कौन से अक्षर हैं और वो स्वर में आएंगे या व्यंजन में आएंगे या वो स्वर के कौन से टाइप में आएंगे। तो मेहनत कीजिए थोड़ी सी, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाने का, डिस्टेंस लर्निंग दे रही हूँ दूर बैठकर, ठीक है। और वहाँ से आपका जो वर्क है वो क्या है, पढ़ने का। जब भी हम आपस में मिलेंगे तो चर्चा किस बात पर होगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और आपने मुझसे इतने दिनों में क्या सीखा। तब तक के लिए डू नॉट लीव योर होम, स्टे एट होम, ठीक। मम्मी और पापा के साथ जिद भी नहीं करना है, बात मानो। बाय बाय।